पहला आग्रह यही है कि दीदी मुझे वो सुनाइए भटके बादल से लोग पागल से। भटके बादल से लोग पागल से, श्वेत काजल से लोग पागल से। क्या बात है। नोट बनाम मैं, तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत आपकी उस कविता से। जैसे यह मुड़ी सुकड़ी नोट अकेली पड़ी है मेरी जेब में, वैसे ही शायद मैं भी होता जा रहा हूँ अकिंचन इस समाज में। लेकिन जैसे यह मुड़ी सुकड़ी नोट दावा करती है ग्राहक को 100% अदा करने का, मैं भी मादा रखता हूँ अपना 100% देने का इस समाज को। बहुत व्याकुल रहते हैं, बहुत आकुल रहते हैं। सावन ये सावन, हाय रे हाय रे हाय जीवन, एक मन व्याकुल मन। जो गौरैया नाम से आप एक कविता करते हैं, आपने गौरैया से पूछा है, से संवाद किया है। चार दीवारी में कैसे पुरवैयाए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैयाए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैयाए। तो आपकी कविता भैया वैलेंटाइन डे पे भी, इनकी कविता को कविता न माना जाए। जी जी जी, जी। ये आपका पूर्ण विराम वाला वाक्य। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज जब अपना देश स्वाधीनता के 78 साल बिता चुका है और अब 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, बतरस में हम एक महा एपिसोड लेकर के आए हैं। मैं आपसे कहूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बतरस में 4 बतरसी आए हुए हैं और स्वाधीनता दिवस के अवसर पे ये जो खास एपिसोड है, जब इसके बारे में हम प्लान कर रहे थे तो मुझे अपना ग्रेजुएशन याद आया। मुझे याद आया कि स्वाधीनता का एक सही अर्थ मैंने अपने स्नातक और परास्नातक के समय में भी जिया था और उसमें मैं अकेला नहीं था। हम स्वतंत्रता की जब बात करते हैं तो कुछ बने बनाए पैमाने होते हैं और कई बार वो हमें पसंद नहीं आते हैं, उसके कुछ ढर्रे हमें पसंद नहीं आते हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम समझौता कर लें या हम एक नया ढर्रा, एक नया मंच बनाने की कोशिश करें, और हमने यही किया था। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब हमें ऐसा लगा, हम कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पास प्रतिभा बहुत है बट हमें सुनने वाला कोई नहीं है, और जिनको हम सुन रहे थे उनको सुनने वाले लोग तो नहीं थे, लेकिन सुनने वाले लोग दिखते थे, नज़र आते थे। प्रतिभाओं का नवक्षितिज की मनसा थी हमारे मन में, और हम कुछ लोगों ने मिलकर के नवोत्पल साहित्यिक मंच की शुरुआत की। उसी नवोत्पल साहित्यिक मंच से 4 हीरे लेकर के आया हूँ, जिन्होंने नवोत्पल को बहुत कुछ दिया, नवोत्पल से बहुत कुछ लिया। नवोत्पल के पहले भी वो बहुत कुछ कर रहे थे और नवोत्पल के साथ साथ भी उन्होंने बहुत कुछ किया। गोरखपुर जैसे शहर से निकल करके आज वो भारत के कोने कोने तक पहुँचे हैं और अपना मकाम बनाया है। बतरस के इस महा एपिसोड के पहले पार्ट में हम बात करेंगे आदरणीय चेतना पांडे जी से और अभिषेक शुक्ल निश्चल जी से। सबसे पहले मैं एक परिचय की औपचारिकता करता हूं, जो मेरे लिए बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है जिनसे और लगातार सीखते हैं। आदरणीय चेतना जी, ये एक फॉर्मल वे में ज़रूर कह रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली आपको हमेशा दीदी ही कहता आया हूँ और चेतना दी जैसा ही संबोधन रहा है और उसी में ही मैं कंफर्टेबल भी रहता हूँ। आप 6-7 साल की ही उम्र से कला के विभिन्न आयामों में आपकी उपस्थिति है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो जिस भी मंच पे पहुंचता था तो सबसे पहले तबला की जो आवाज़ आती थी वो आपसे ही आती थी, और
उस वक्त हम लोग सोचते थे कि कितनी प्रतिभाशाली हैं ये मंच पे, और तबले की जो थाप है वो हमें बहुत मन मोह लेती थी। कवित्री हैं आप, और मंचों पे आपकी जो उपस्थिति है वो हाई स्कूल, जितनी मेरी जानकारी है हाई स्कूल से ही आपकी उपस्थिति मंचों पर है, और आप हिंदी साहित्य से डॉक्टरेट हैं। इसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप उपाध्यक्षा भी रही हैं, और राजनीति में आपकी उतनी ही दखल है। और गोरखपुर क्षेत्र से 2022 में आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, और जिनके समक्ष लड़ा था वो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। तो आपका व्यक्तित्व इतने में समाता तो नहीं है, लेकिन एक औपचारिकतावश मैंने ये सब कुछ समेटने की कोशिश की है। साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, जो दूसरे बतरसी हैं, डॉक्टर अभिषेक शुक्ल निश्चल जी, बहुत कम ऐसे कवि हैं जिनका तखल्लुस उनके नाम के साथ मैच करता है दरअसल। तो ये सच में निश्चल जी हैं। और अगर मैं अभिषेक शुक्ल निश्चल जी की बात करूं तो आप भी हिंदी साहित्य से डॉक्टरेट हैं। कवि सम्मेलन में अक्सर मैंने इनको अपनी कविताएं पढ़ते तो देखा ही है। जिन कवि सम्मेलनों को जिनमें मेरा जाना हो पाया है उसमें मैं ज़्यादातर मैंने आपको संचालन करते देखा है, और क्या शानदार मंचों पे आप संचालन करते हैं। अभी आप महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और बहुत उत्कट प्रतिभाशाली हैं आप, और व्यक्तिगत तौर पे मैं इनके स्मरण शक्ति का बहुत कायल हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो इस बतरस की महफिल में महा एपिसोड के पहले पार्ट में मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय चेतना जी का और अभिषेक जी का। सबसे पहले मैं आदरणीय चेतना जी से ही सवाल करता हूँ। सवाल क्या है, हम बात ही करेंगे। आपकी रचना जो प्रक्रिया है, जब मैंने यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था, किसी एक कार्यक्रम में पहुंचा तो एक बहुत दूर से सुरीली आवाज़ आ रही थी, और मैं आज हम चूँकि 15 अगस्त के समय में ये चीज़ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम कविताओं की ही बात करेंगे, गीतों की ही बात करेंगे। तो आज तो मेरे मतलब जैसे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली पा रहा हूँ कि मैं जो आग्रह करूँगा वो आग्रह पूरा हो जाएगा। तो पहला आग्रह यही है कि दीदी मुझे वो सुनाइए, भटके बादल से लोग पागल से, और कुछ ज़रूर आप बताएं बतरस के लिए। सबसे पहले तो बतरस जैसा सुंदर आयोजन करने के लिए जी, जिस तरीके के संवाद की ज़रूरत है आज के समय में, इसमें सब कुछ है। इसमें समाज है, इसमें कला है, इसमें संस्कृति है, इसमें संवेदनाएं हैं, और समाज जिन जिन चीज़ों से बेहतर हो सकता है वो सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। तो ऐसा मंच बनाने के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना जी। बतरस का मामला भी कविता के मामले जैसा ही है। जी जी। जैसे कविता पूरे समाज को समेट के चलती है, वैसे बतरस भी वही काम कर रहा है। आपका आदेश है उस रचना के लिए, तो एक बंद में उसका जी पढ़ते हैं। जी जी। रचना जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद इंटरमीडिएट के आसपास की थी जी, स्वागत। और आपने जब सुना होगा तो बीए प्रीवियस जी 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 के दौर से शायद विश्वविद्यालय में। जी। देखें क्या चल रहे थे राह पर वे, ना पता राहों का कुछ था, बढ़ते थे जिनसे लिपटने, ना पता बाहों का कुछ था, क्या बात। भटके बादल से लोग पागल से, भटके बादल से क्या बात। लोग पागल से, भेदने को व्यूह कोई शून्य में पाथर उछाले, झूठ को सच कहने को थे, झूठ के अवलंब ढाले, वाह वाह। उजले काजल उजले काजल से, उजले काजल, लोग पागल से, श्वेत काजल से लोग पागल से। क्या बात है। मतलब मेरी स्मृतियाँ भी इसके साथ साथ गूज बम्स हो रहे थे जब मैं आपको सुन रहा था। बहुत शक्तिशाली रचना है ये। अगर आप इसके अभिषेक शुक्ल निश्चल जी से पहला आग्रह होगा मेरा,
एक तो आपकी रचना है जो मुझे याद आती है कि जिसमें आप कहते हैं नोट बनाम मैं, और मतलब एक अनकहा सा परिचय भी है उसमें आपका, तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत आपकी उस कविता से हो। सबसे पहले तो इस बतरस की जैसे सुंदर बैठकी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आपने यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आभार। वास्तव में बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, लेकिन बतरस अपने में एक अनोखा पॉडकास्ट है, और रस तो तमाम तरह के हैं। खाने के 6 रस हैं और कविता के 9 से 11 रस हो गए हैं, लेकिन इस बतरस का एक अनोखा रस है, और वो रस मुझे लगता है इसलिए भी आ पाया है कि श्रीश जैसा बातों का रसिक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ और बातचीत कर प्रेम रहा रस है, तो इसलिए वो रस आ रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे गांव में सुखैती होती है, और सुखैती में सोखा सामने वाले से तमाम सारी बातें उगलवा लेता है, कहवा लेता है, जो वो चाहता है वो कहवा लेता है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि श्रीश के भीतर भी वो कला है, जो तमाम सारी बातें जो वो चाहते हैं वो सामने वाले से निकलवा लेते हैं। बिल्कुल सच है। तो इस कला के सामने मैं नतमस्तक हूँ, और भूर भूर प्रशंसा इसकी हो रही है बाहर। जिस कविता की तरफ आपने ध्यान दिलाया, नोट बनाम मैं, वास्तव में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है समाज की, और जिस तरह से बेरोजगार को समाज से बाहर समझा जाता है, उसी तरह से मुड़ी सुकड़ी और फटी कटी नोट को भी बाहर समझा जाता है। दोनों को मैं एक समानांतर रख करके उस कविता की भावभूमि तैयार हुई है जी जी। कि जेब में पड़ी सुकड़ी मुड़ी नोट, जेब में पड़ी मुड़ी सुकड़ी नोट, कई बार उलट पलट कर सीधा कर देखता हूँ और मिलान करता हूँ खुद से। अच्छा। कई बार उलट पलट कर सीधा कर देखता हूँ और मिलान करता हूँ खुद से, कि जैसे यह मुड़ी सुकड़ी नोट अकेली पड़ी है मेरी जेब में, आए है। वैसे ही शायद मैं भी होता जा रहा हूँ अकिंचन इस समाज में। क्या कहने। अच्छा। वैसे ही शायद मैं भी होता जा रहा हूँ अकिंचन इस समाज में। बहुत मर्म। लेकिन जैसे यह मुड़ी सुकड़ी नोट दावा करती है ग्राहक को 100% अदा करने का, मैं भी मादा रखता हूँ अपना 100% देने का इस समाज को। मादा रखता हूँ, वाह। वैसे मैं भी मादा रखता हूँ अपना 100% देने का इस समाज को। कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है, कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती हैं, शायद इसीलिए नाचती है यह मेरी नोट, शायद इसीलिए नाचती है नोट मेरी जेब में, शायद इसीलिए नाचती है यह नोट मेरी जेब में, मुझ में घुसी मेरी जरूरतों की कील पर लड्डू की तरह। मुझ में घुसी मेरी जरूरतों की, शायद इसीलिए नाचती है यह नोट मेरी जेब में लट्टू की तरह, मुझ में घुसी मेरी जरूरतों की कील पर, इतनी तेजी से कि उसकी चंचलता और स्थिरता में अंतर ही नहीं रह जाता। इतनी तेजी से कि उसकी चंचलता और स्थिरता में अंतर ही नहीं रह जाता। पर समाज भी कितना कलाकार है ना, पर समाज भी कितना कलाकार है ना, वह फेंकता है अपनी रस्सी और उठा लेता है अपनी हथेली पर, नचाने लगता है लड्डू की तरह। लड्डू की तरह फेंकता है अपनी रस्सी, उठा लेता है अपनी हथेली पर और नचाने लगता है। मेरी जरूरतों की कील बहुत नुकीली है, बावजूद इसके वह घुसती नहीं समाज की नाजुक हथेली। वाह वाह। मेरी जरूरतों की कील बहुत नुकीली है, बहुत नुकीली, वह घुसती नहीं समाज की नाजुक हथेली पर, कि जैसे घुसने नहीं देती बाघिन अपने दांत मुंह में दबाए अपने बच्चों के शरीर में। वाह वाह। मुंह में दबाए अपने बच्चों के शरीर में। क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार भैया। और जैसे आप कह रहे थे कि जो इस कविता में जो मार्मिक पक्ष है वो बहुत सुंदरता से निकल के आया है। एक आपकी कविता के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कई बार हमारे मन में बहुत कसक होती है और बहुत सारी परतें होती हैं और हम अपने आप को कह नहीं पाते। हमारा मन बहुत बेचैन होता है, बहुत कुछ कहने को आतुर होता है, और हमें ये ध्यान देना होता है, वो ध्यान देना होता है, और इन सब चीज़ के चक्कर में ना हम खुद पे ही ध्यान नहीं देते। बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। हाँ, लेकिन कहना ज़रूरी है। आपकी एक कविता है जिसकी स्वर लहरियाँ कैंपस में गूंजती थी
कहने दो, मुझको बहने मेरे दो। मन की कहने दो। उसकी थोड़ी भावभूमि और वो पंक्तियां भी। गीत है कहने दो। जी गीत के 3 बंद हैं। जी जी। एक बंद में स्त्री का जीवन है, एक बंद में आम आदमी है, एक बंद में रचनाकार है। वो रचनाकार जो अप्रकाशित रह जाते हैं या अनसुने रह जाते हैं, जी 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 उसका एक बंद में जी प्लीज प्लीज। कहने दो, हम्म, कहने दो मुझको मेरे मन की, कहने दो, कहने दो। क्या अनुरोध है। मुझ में भी लहरों सा बहने का चाव है, आहा, मेरे मैं के मन में जीने का भाव है। बहने दो, आहा, बहने दो मुझको मेरी लय में, बहने दो, कहने दो। और एक बंद देखें कि राम बोला से तुलसीदास बनने की यात्रा क्या है। कि रहने दो सांपों में रस्सी का भ्रम जीवित, वाह, रहने दो, रहने दो सांपों में रस्सी का भ्रम जीवित, उफन रही नदियों में भूलों का क्रम जीवित, उफन रही नदियों में भूलों का क्रम जीवित। आत्मज्ञान एक दिन जब रत्ना करवाएगी, आत्मज्ञान एक दिन जब रत्ना करवाएगी, लेखनी हमारी भी मानस रच पाएगी। करने दो, करने दो कुछ दिन तो नादानी, करने दो, करने दो, कहने दो, कहने दो। आप मंच पे जब ये कविता पढ़ती होंगी तो जाने कितनों के तार खुल जाते होंगे। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, और जीवन के जो आपाधापी है, बहुत कविता सारे। की उपलब्धि ही श्रेष्ठ यही है जी, कि रचनाकार शायद अपने लिए लिखता हो या शायद किसी के भी लिए लिखता हो, समाज के लिए लिखता हो, लेकिन उसको पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला हर आदमी अगर ये महसूस करने लगे या ज्यादातर लोग अगर ये महसूस करने लगे कि अरे तो मेरी वाली ही बात है, हाँ, तो फिर ये रचनाकार की उपलब्धि है। हाँ, क्योंकि कविता एक व्यक्ति कहता जरूर है, लेकिन वो मन बहुतों का होता है। जी जी, फिर वो कविता उसकी रह भी नहीं जाती। बिल्कुल उसकी नहीं रह जाती, बस उतनी ही देर तक उसकी है जब तक रचना प्रक्रिया में है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो अपनी बतकही है भैया, थोड़ा सा ना इसका रंग थोड़ा बदलते हैं। आपकी एक हास्य कविता मुझे याद आ रही है, जो आपने ना अपने किसी मित्र के ऊपर लिखी थी। आप उसके कमरे में गए और आपने जो ऑब्जर्व किया, तो आप तो मतलब आप ही हैं। तो कविता का शीर्षक तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते है, लेकिन उसमें दूसरे बहुत सारे पक्ष हैं। तो आग्रह है मेरा वो पक्ष बाहर आए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस कविता के जो नायक हैं, हाँ, वो इसी महा एपिसोड के एक नायक। अरे क्या बात है। वो हमारे बहुत ही हर दिल अजीज मित्र जयकृष्ण मिश्र जी, उनसे भी पूछूंगा मैं। जयकृष्ण मिश्र अमन जी। हाँ, और कविता का शीर्षक ही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवता। इसका मतलब होता है जहाँ नारियों की पूजा होती है जी, वहाँ देवता निवास करते हैं। अब कई बार बातें कुछ होती हैं और समझा कुछ जाता है। तो अब नारियों की पूजा किस रूप में होनी चाहिए और कैसा हमारा दोस्त, हमारी कविता का नायक करता है कि एक दिन मैं सुबह सुबह अपने दोस्त अमन के घर चला। अच्छा, एक दिन सुबह सुबह मैं अपने दोस्त अमन के घर चला। उसके घर पहुंचा, ठीक ठाक हला भला, चाचा चाची को प्रणाम कर कुशल मंगल पूछा। चाचा चाची को प्रणाम कर कुशल मंगल पूछा। हमने कहा कि आपका पुत्र स्वभाव से विचित्र, क्रोध में विश्वामित्र कहाँ है और कैसा है। उन्होंने कहा क्या करता है कोई जानता नहीं दूजा। अच्छा, क्या करता है कोई जानता नहीं दूजा। उसके कमरे में देखो शायद कर रहा होगा पूजा। अच्छा, उसके कमरे में देखो शायद कर रहा होगा पूजा। हाँ, मैं दरवाजा खोला, अच्छा, कमरे में झांका, आश्चर्यचकित होकर के देखा, अमन, कटरीना कैफ, अच्छा,
ऐश्वर्या राय, ओहो सनी लियोन ओहो। की तस्वीरों पर अगरबत्ती कपूर दिखा रहा था, जो मंदिर में गाते हैं कुछ यूं गुनगुना रहा था। मैंने कहा अभिनेत्रियों की पूजा करते हो शर्म नहीं आती? हाँ हाँ। अभिनेत्रियों की पूजा करते हो शर्म नहीं आती है? क्या ये आचरण ठीक है? क्या यही हमारी थाती है? अमन बैसाख के बेहे और सावन के करील की तरह बोला। अमन बैसाख के बेहे, सावन के करील की तरह बोला। बैसाख में बेहया, बैसाख में भी हरा रहता है और करील चाहे जो रहे। अब बेहा तो बेहा ही। भैया हमेशा अमन बैसाख के बेहे और सावन के करील की तरह बोला, तू है सीधा, तू है भोला, तू है मूर्ख, तुझे है क्या पता, ये तनारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते मनते तत्र। तरल। वाह, अरे वाह। क्या परिकल्पना है। सुनने वाले हो सकता है इसे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे में ले लें, क्योंकि सच्चाई और कल्पना का जो मिश्रण करते हैं कविजन, वो तो वही समझते हैं उनकी लीला है क्या सच है। मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि अपने अगले एपिसोड में, महा एपिसोड का दूसरा भाग है, अमन भाई रहेंगे, जी जी। तो उसको उस चश्मे से ना देखा जाए, सनी लियोनी, कैटरीना कैफ, तो इसलिए ये बात जुड़नी जरूरी है। बाकी सच तो आप दोनों को ही पता होगा। लेकिन ये तनारस्त पूज्यन्ते का जो दूसरी भावभूमि इन्होंने पैदा कर दी है, ये अपने आप में उपलब्धि है। तो क्योंकि ये तो दी हम सब शहरों में हैं, और शहरों में रहना कोई उपलब्धि तो नहीं है, बल्कि एक तरह का, अगर हम गांव, परिवार और प्रकृति की बात करें तो एक तरह का श्राप ही है ये। और इस श्राप की एक झलकी आपकी कविता में आती है। कविता गौरैया आपकी है, जो गौरैया नाम से आप एक कविता करते हैं। आपने गौरैया पे से पूछा है, से संवाद किया है, और गौरैया के बहाने दरअसल आप शहरियों से संवाद कर रही हैं। तो वो आए दीदी सबके सामने। सच तो यह है श्रीष की गौरैया जो कविता है, वो आपने जिस तरफ इशारा किया, शहर का जो जीवन है, सच्चाई ये है कि ये जीवन अब गांव का जीवन भी हो गया है। अगर बहुत सुदूर कहीं किसी ऐसी जगह आइसोलेशन में नहीं कोई हो है तो हो, हाँ। तो उसके अलावा हम, ये मोबाइल ने हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव किया कि हमें इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रही, हम मशीनों में सिमट के रह गए हैं। तो एक रचना है कि मुक्तक है जी जी जी। कि चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, बाहर कौन निकलता है, अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए। कितने मतलब ये कितनी बड़ी बात पे आपने इशारा किया। अभी कुछ दिन गौरैया लोगों को दिखी तो वो न्यूज़ में वो चीज़ आ गई कि हाँ भाई गौरैया अब दिखने लग गई है। कुछ दिन बाद इमोशनल लोग भी न्यूज़ में होंगे। हाँ, कुछ दिन बाद इमोशनल लोग, जो लोग प्रैक्टिकल नहीं होंगे, वो भी समाचार का विषय होंगे, उसी तरह जैसे गौरैया समाचार का विषय है। क्या हाँ, क्योंकि अब ये मान लिया गया है कि आप इमोशनल हैं तो आप फूल हैं। सेंटी मत होइए, सेंटी मत होइए, सेंटी होना अवगुण है, अवगुण हो गया। जी जी जी। लेकिन आजकल तो न्यूज़ में भी क्या आना है क्या नहीं आना उसकी अलग ही गणित है। बिल्कुल। तो खैर उस पर अभी बात नहीं करते। जो अभी हम बातचीत में जहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा सा शहर, जमाना, समाज, सारी बातें अगर देखें तो प्यार पे बहुत बात होती है। ऐसी कोई पीढ़ी नहीं है जो प्यार पे बात नहीं करती, और सबको लगता है कि हमारे ज़माने का प्यार चीज़ ही ऐसी है, अगर आप सच में शिद्दत से कर रहे हो, जिसमें आप राजी हों हर चीज़ सीखने, समझने और बदलने की, जहाँ स्वीकार्य भाव है और जहाँ ये है कि सीखना बहुत कुछ है, तो प्रेम होगा। उसके लिए ना लिंग भेद है, ना कोई भेद काम नहीं करता, बस प्रेम ही रहता है। लेकिन फिर भी हर ज़माने में और हर पीढ़ी अपने तरीके से उसको करती है। निश्चल भाई, आपकी कविता है और उसका शीर्षक ही है उन दोनों में कहाँ प्यार था। जी जी, उन दोनों में कहाँ प्यार हाँ, था। उन दोनों में कहाँ प्यार था। ये
स्वागत। मेरी एक छोटी सी अतुकांत रचना है। जी जी जी। और नई पीढ़ियां जिसको शो ऑफ कहते हैं, कुछ भी हमने किया तो सेल्फी लगा लिया, और ये जो मोबाइल पे स्टेटस लगा लिया। लोग हमसे पूछते हैं आप स्टेटस नहीं लगाते, तो मैं कहता हूँ कि स्टेटस लगाने वाली चीज़ नहीं, स्टेटस मेंटेन करने वाली चीज़ है। तो कहीं भी लगा लिया, और स्टेटस का ज़माना, मतलब जो नहीं लगाना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वो भी दिखाया जा रहा है। प्रेम हर, जैसा आपने कहा कि प्रेम हर जमाने में रहा है, हर युग में रहा है, लेकिन दिखता क्या है और महसूस क्या किया जाता है। आज की पीढ़ी जो प्रेम दिखाती है, और मुझे लगता है कि जो हमारे पहले की पीढ़ियां हैं वो प्रेम को महसूस करती थी, दिखाती नहीं थी। तो उसी भावभूमि पर एक रचना है, उन दोनों में कहाँ प्यार। कि रेस्टोरेंट में डिनर करते समय पत्नी ने इठलाते हुए कहा, रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए पत्नी ने इठलाते हुए अपनी प्लेट से एक चम्मच मंचूरियन निकालते हुए कहा, जानू मेरा कहा मानो, प्लीज टेस्ट इट। अच्छा, जानू। रेस्टोरेंट में डिनर करते समय पत्नी ने इठलाते हुए अपनी प्लेट से एक चम्मच मंचूरियन निकालते हुए कहा, जानू मेरा कहा मानो, प्लीज टेस्ट इट। मुझे दादाजी की खाई हुई थाली याद आ गई। मुझे दादाजी की खाई हुई थाली याद आ गई, जिसमें वो थोड़ा भात, थोड़ा सनई का साग छोड़कर बाहर डकरते हुए निकल जाते। जिसमें वो थोड़ा भात, थोड़ा सनई का साग छोड़कर बाहर डकरते हुए निकल जाते। दादी भी अचरा से हाथ पोंछते हुए तुरंत चौके पर आ जाती, जैसे सुबह से ही उन्हें इसी प्रसाद का इंतजार था। जैसे सुबह से ही उन्हें इसी प्रसाद का इंतजार था। लेकिन लोग कहते हैं कि उन दोनों में कहाँ प्यार था। लोग कहते हैं उन दोनों में कहाँ प्यार था। क्या बात है। उम्मीद है कि आपने फिर मंचूरियन चखा होगा। दी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कहने को बहुत कुछ है, और कई बार हम कह पाते हैं, कई बार नहीं कह पाते, और जब नहीं कह पाते ना तो बहुत व्याकुल रहते हैं। और कई बार तो अब ऐसी स्थिति है भैया कि कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन का ज़माना है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम बहुत आकुल हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि अब तो वो ग्रुप नहीं रहा जहाँ पे, और अब तो घड़ी, मतलब पहले घड़ी घर में एक कहीं होती थी, अब कलाइयों में है, मोबाइल में है, अब चारों तरफ घड़ी ही घड़ी है, तो हमेशा समय टिक 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 चलता जाता है। हम ना किसी रेस में अगर हो भी कुछ समय के लिए, तो भी हम रेस में ही रहते हैं, बहुत व्याकुल रहते हैं, बहुत आकुल रहते हैं। कुछ कुछ ऐसी ही, पूरी तरह से तो नहीं, बाकी उसकी संवेदना का फलक बहुत विस्तृत है आपकी उस कविता का दी। लेकिन मैं इस बहाने उस कविता का आवाहन कर रहा हूँ। आपकी कविता है एक मन व्याकुल। स्वागत। मुझे लगता है श्रेष्ठ कि हम लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो बोलना होता है वो जीवन भर बोल ही नहीं पाते हैं। अरे, और जो नहीं बोल पाते हैं वही शायद कविताओं में साधते रहते हैं, कहने की कोशिश करते हैं। दुनिया से क्या कहते हैं, खुद से ही कहते रहते हैं। और अगर दुनिया को बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो भी ठीक, ये संतोष होता है कि हम कह रहे हैं। एक गीत का एक बंद देखें। एक मन व्याकुल मन, एक मन व्याकुल मन, हाय रे हाय रे हाय जीवन। एक तन बेबस तन, हाय रे हाय जीवन। एक मन है, सुनो ना राम, पथ के अब सारे ही शूल तुम ही बीनना। सुनो ना राम, कलियों से सावन की गोद मत छीनना। सुनो ना राम, सावन ये सावन, हाय
रे हाय जीवन, एक मन व्याकुल मन, हाय रे हाय रे हाय जीवन। बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। कुछ कविताओं के बाद, कुछ गीतों के बाद, कुछ मतलब अशब्द अबोल हो जाते हैं आप। इसके बाद क्या बातें की जाएं, और ये तो सारी चीज़ें महसूसने की हैं। ये जो आपने गीत पढ़ा और सावन की बात की, और बेबस तन व्याकुल मन, उस महिला की, उस स्त्री के फिर आगे का जीवन देखिए। एक परिवार में जाती है, वो माँ बनती है। भैया मैं आप पे आ रहा हूँ। और जब वही, एक तो वो सच है, वो सच है सबके साथ है कम ज़्यादा, मतलब ये सच हमारे समाज का ही है। फिर वो स्त्री परिवार में जाती है, बहुत कुछ संभालती है, बहुत कुछ संभालने का दारोमदार उसी पर आ जाता है, जबकि वो दूसरे घर से आई होती है और इस घर की इज्जत उसके हाथ में होती है। फिर वो माँ बन जाती है। और आपकी एक कविता है जिसमें आप लिखते हैं कि माँ फ्रिज जैसी लगती है। वास्तव में जो माँ है, और जब भी एक माँ ध्यान में आती है तो वो केवल माँ नहीं होती, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की भाभी, ये तमाम सारे दायित्व तो उसके ऊपर होते हैं। अब वो उन दायित्वों को कैसे पूरा करती है और उसके जो दायित्व दूसरे के प्रति हैं वो कैसे पूरे होते हैं, यही कविता की भावभूमि है कि माँ फ्रिज लगती है। माँ फ्रिज लगती है, जल्दी खराब हो जाने वाले सामानों को कुछ और समय तक सुरक्षित रख लेती है। माँ फ्रिज लगती है, जल्दी खराब हो जाने वाले सामानों को कुछ और समय तक सुरक्षित रख लेती है। इतना ही नहीं, उस पर रख दिया जाता है ढेर सारा सामान। अपने अपने घर के फ्रिज की हालत देखिएगा कि माँ फ्रिज लगती है, जल्दी खराब हो जाने वाले सामानों को कुछ और समय तक सुरक्षित रख लेती है। इतना ही नहीं, उस पर रख दिया जाता है ढेर सारा सामान, जैसे छोटी का चूड़ा, चिंटू का ज्योमेट्री बॉक्स, मेरा मोबाइल, बाबूजी का चश्मा, दवाई का डब्बा, आदि आदि आदि। इतना ही नहीं, उस पर रख दिया जाता है ढेर सारा सामान, छोटी का चूड़ा, चिंटू का ज्योमेट्री बॉक्स, मेरा मोबाइल, बाबूजी का चश्मा, दवाई का डब्बा, आदि आदि आदि। लेकिन घर में ना जाने बखेड़ा तब क्यों खड़ा हो जाता है, जब माँ रख देती है उस पर एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया। जब माँ रख देती है उस पर एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया। क्या बात है, क्या बात है। मेरा काम बहुत कठिन है आज, क्योंकि हर एक कविता के बाद, हर एक गीत के बाद बोलने का कुछ मन नहीं कर रहा भैया, क्योंकि वो बिंब आप जिस तरह से गढ़ रहे हैं, आप जिस तरह से बिंब की बात कर रहे हैं, तो वो एक इमेजिनेशन जब बनती है, वो सिर्फ इमेजिनेशन तो है नहीं, हम सबका सच है। एक उसी अगर लय में आगे बढ़ें तो दीदी, विश्वविद्यालय के दिनों में ना, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उनके लिए बातें चलती थी। क्या आपने उनको सुना है क्या? और जब सुनने का मौका मिला तो पता ही नहीं चला कि हम कब से सुने जा रहे थे और क्या क्या सुने जा रहे थे। सिर्फ सुन नहीं रहे थे, हम सीख रहे थे, और हम जो भी कर रहे थे उसमें वो उदाहरण बन करके आ जाता था और एक गंभीरता आ जाती थी। अनजाने में हम बहुत कुछ सीख गए, हमें पता ही नहीं चला कि वो चीज़ कब हमारा हिस्सा हो गई। और अब शायद कोई पूछे तो हम बहुत अलग अलग करके ना बता पाएँ कि ये हिस्सा हमने आपसे सीखा, ये हिस्सा हमने आपसे सीखा। कुछ वैसे था। मुझे आपके बारे में पता चला था उन दिनों में ही कि पहली कविता जो आपने लिखी थी, जब जिस उम्र में लिखी थी, तो आप शायद अपने ननिहाल में थी और वहाँ किसी की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु हुई थी तो लोग रोए जा रहे थे, और रोते रोते भी कंसर्न ये था कि उन्होंने जो पहन रखा था पैर में, उसे समय रहते निकाल लेने की भी चिंता थी। और ये बिंब जब आपने देखा, ये यथार्थ जब आपने देखा, तो आपने लिखा। वो कविता तो मैं नहीं पूछ रहा थी, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें, लेकिन एक कविता है आपकी, गोल गोल रोटियां बोए थे सपनों के बीज। हाँ,
और रोटियों पे बहुत लिखा जाता है, रोटियां बहुत कुछ व्यक्त करती हैं, बिल्कुल। लेकिन चेतना उन रोटियों को कैसे देखती? ये गीत मुझे लगता है लॉकडाउन के कोरोना समय के का है। दौरान की ये हाँ, रचना है। लॉकडाउन के समय का है। मेरे घर के ठीक पीछे एनएच है, हम्म, तो तमाम लड़के पैदल चले आ रहे थे सामान लादे। हम लोग जो कर पा रहे थे अपनी तरफ से उनके लिए कर भी रहे थे। बहुत कम उम्र के लड़के भी उसमें थे जिनकी कमाने की उम्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कमाना पड़ रहा था, इसलिए गए थे और मजबूरी में वापस लौट रहे थे। तो मन में ये बात आ रही थी कि लड़कियों की अपनी समस्या है, उनके जीवन का अपना यथार्थ है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, समाज उनको लेके आज भी बहुत दोयम नज़रिया रखता है। लेकिन लड़कों का जीवन भी इतना सरल नहीं है, अगर परिस्थितियां सरल नहीं हैं तो जी जी। तो वो गुजरते हुए लड़कों को देखते हुए कि बोए थे सपनों के बीच वाह। उग आई गोल गोल रोटियां, बोए थे सपनों के बीच उग आई गोल गोल रोटियां। बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है परिस्थितियों के लिए। थोड़ा तुनकता था, थोड़ा कड़ता था, थोड़ा तुनकता था, थोड़ा कड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गाँव का, थाली से झांकने लगी, क्या बात है, मुरझाई गोल गोल रोटियां, थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां, बोए थे सपनों के बीच उग आई गोल गोल रोटियां। वाह। देखिए रोटियां मुरझाई भी जब। वाह। थोड़ा भाव बदलते हैं भैया, क्योंकि जीवन के जो सच हैं वो तो सच हैं ही, लेकिन जीवन के और भी कुछ सच हैं जहां हम इन सब चीज़ों के बावजूद हंसने का मादा रखते हैं। तो आपकी कविता भैया वैलेंटाइन डे पे भी है। वैलेंटाइन डे पे। हाँ। वो कविता नहीं है, दरअसल सत्य है। अच्छा, अब अभी पता चलेगा। घटनाक्रम है भाई साहब। हाँ, ये सही कह रही हैं। उस दौरान नहीं, लेकिन उसमें अगर आपने सब कुछ सच से लिखा हो हमको लगता है कि 2004-5 की बात थी और विश्वविद्यालय के दिनों की बात थी। इनकी कविता को कविता न माना जाए। जी जी जी, जी। ये आपका पूर्ण विराम वाला वाक्य लगभग। हाँ, हालांकि सबकी कविताएं अनुभव ही होती हैं, ये कविताएं थोड़े अलग अलग अनुभव से आई हैं। तो उस दौरान ये विश्वविद्यालय की ही बात है, ये घटना जो थी। तो उम्र का कच्चापन था और रचनात्मकता का भी कच्चापन था, जो बन पाया भोजपुरी में मैंने लिखा। नहीं, मैंने देखा था उन दिनों में, आप उतने कच्चे तो नहीं लगे। कि 14 के रहेला प्रेम दिवस, हाँ, वह दिन घटेले कई घटना। 14 के रहेला प्रेम दिवस, वह दिन घटेले कई घटना, एक दूजे पर प्रेम जतावे बदे केहू दिल्ली जाला आ केहू पटना। वाह। एक दूजे पर प्रेम जतावे बदे केहू दिल्ली जाला केहू पटना, केहू आपन प्रेम हासिल करे आ केहू प्रेम जीवन के शुरुआत, केहू आपन प्रेम हासिल करे, केहू प्रेम जीवन के शुरुआत, आ केहू फूल काट के दिहला पर खाला जूता मुक्काओ लात। खैर युवा मनावे तब ठीक लगे, खैर युवा मनावे तब ठीक लगे, पर बुढ़ो गुलाब लुटौले हो और यह प्रेम दिवस के खातिर मछिया और बार रंगौले हो, मछिया और बार रंगौले हो। एक मैडम शांत चित्त वाली, अच्छा, छात्रा लोगन के पीठ भगा देहली, अब कहीं और बाउर हो जन जा, पूरा महिला फैकल्टी खाली करवा देहली। मैडम आक्रामक थी। कहीं और बाउर हो जन जा, उद्देश्य कुछ और था। अच्छा। कि कहीं और बाउर हो जन जा, पूरा महिला फैकल्टी खाली करवा देहली। सर जी अइले क्लास लेवे, सर जी अइले क्लास लेवे,
कहले कोर्स पढ़ा देई, हाँ, अंतिम चैप्टर पढ़ा के हम कोर्स कंप्लीट करा देई। हाँ, मैडम कहली कि प्रेम दिवस पर तू पढ़ावे आ गई ला। हम्म, मैडम कहली हम्म, कि प्रेम दिवस पर तू पढ़ावे आ गई ला। हम्म, अब कहीं और बाउर हो जाई तब बोलो तू का कह पैबो। का कह पापा? हाँ, बबुनी गईली कुल घर अपने, अच्छा, बबुनी गईली कुल घर अपने, हमरे संग प्रेम जताव तू, इंदिराबाद बिहार पर चल के हाट काफी पियाव तू। सरजी के दिल अब सन्न भइल की उम्र में ई का कह देली, हाँ, अपने खातिर लड़किन के सगरो भगा देली। मैडम तौले गा पड़ले कि चली 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 इश्क की हवा चली। हवा चली। बातचीत जब भइल आगे हाँ। तब सरजी के मन डोल गई। हम्म, बातचीत जब भइल आगे तब सरजी के मन डोल गई। हम्म, अखियन अखियन में बात भइल जो भैया आई लव यू बोल गई। बातचीत जब भइल आगे तब सरजी गौला गाना रे, ऐसा है कोई दिलवाला रे, सुरमई उजाला रे। खैर प्रेम दिवस से निश्चल तोहके भला का लेवे बा। अच्छा, अच्छा, आई लव यू भैया वह बोले जे प्रेम केहू से कैले बा। हाँ, मतलब अपनी कलम है तो अंतिम 2 लाइन में बरी कर लिए खुद को। हाँ, तो ये प्रेम का रंग था उस दौर का, जो हम किशोरों के अलावा और लोगों में भी था। देखिए भारत में वैलेंटाइन बहुत बाद में आया होगा, लेकिन प्रेम तो मतलब शाश्वत चीज़ है। राजस्थान का एक बिंब हमेशा हम कहते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, आपकी कविता है उस पर पनहारिन, कितनी मेहनत कस और जीवन का उसमें स्वाद भी है और संघर्ष एक साथ, और कैसे उसके साथ निभाती हैं। उन सारे बिंबों पे बात करते हुए आपकी कविता है दीदी सुन पनहारिन। पनघट एक मन का वो हिस्सा है। अच्छा, एक मन व्याकुल। हाँ हाँ हाँ, तो सुनाइए दीदी। देखें, ए, सुन पनिहारी, पनघट से रीता घट अबुले मत घर आना। आहा, सुन पनिहारी, जग तुमसे छिन जाए ऐसे मत तर जाना। सुन पनिहारी, जीवन ये जीवन, जीवन ये जीवन, हाय रे हाय रे हाय जीवन, एक मन। आप ये गा रही थी दीदी तो मुझे आपकी जो प्रोफाइल है, मतलब आपके जीवन में इतने सारे रंग हैं और आपने कहीं भी चुप रहना नहीं सीखा। मतलब ठीक है, अगर आपको कुछ दिखता है तो आप बोलते हो, और अगर आपको कोई भूमिका लेनी है तो आप लेते भी हो। एक कविता है आपकी जिसमें आप कहती हैं ये अश्वमेध रोज रोज कौन कर रहा है। अश्वमेध जो शब्द है ना, उसमें आप बहुत रूपक डालते हो, अब उसमें आप बहुत अर्थ डाल देते हो, और आप समाज से, राजनीति से सबसे प्रश्न करते हो, और उन प्रश्नों के माध्यम से आप ये कहना चाहते हो कि ये तुम तक प्रश्न पहुंचते नहीं हैं क्या? तुम्हें नहीं दिखता? तुम ये क्यों नहीं पूछते कि अश्वमेध रोज रोज कौन कर रहा है? मैं चाहता हूँ पूछिए वो सवाल दी फिर से। कविता की पंक्तियाँ ठीक ठीक मेरे जहन में वैसे नहीं है, या उतनी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये व्यवस्था से सवाल ही है। अश्वमेध रोज रोज कौन कर रहा है, इसके पीछे की भावभूमि ये है कि आज़ादी के पहले और इतने दशकों की आज़ादी में भी हमको जो यात्रा करनी चाहिए थी, जैसे सुबह किसी से मेरी चर्चा हो रही थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, समाज में कितना बदलाव आया, इसके बाद कितना बदलाव आया, उसके पहले क्या था। जहाँ तक जो बदलाव ज़रूरी होता है, दरअसल इतने सालों की, इतने दशकों की कवायद में भी वो बदला नहीं। रहनुमा बदलते हैं, अश्वमेध सब लोग करते हैं, साम्राज्य विस्तार सबको करना, सारे राजाओं को, चाहे वो बाहर का कोई आक्रांता आया हो, चाहे वो ब्रिटिश रहे हों, या हमारे यहाँ के जो अपने हुक्मरान हैं। सत्ता की शायद प्रकृति भी कुछ सत्ता की प्रकृति ऐसी है कि सबको अश्वमेध
करना है, साम्राज्य विस्तार करना है, क्या करके विस्तार हो जाए, रॉन्ग राइट से मतलब नहीं है। लेकिन जनता वहीं की वहीं ठगी रह जाती है। वो तब भी परेशान थी, वो अब भी परेशान है। ये ठीक है कि कुछ बदलाव होते हैं समय के साथ, लेकिन जितने बदलाव होने चाहिए या जिस स्तर पे बदलावों की जरूरत होती है, तमाम सुविधाओं को बनाते समय, तमाम नियम कानून बनाते समय हम जिनको ध्यान में रख के वो नियम बनाते हैं, दरअसल उन तक वो बात पहुंचती नहीं है, वहां तक वो सुविधा पहुंचती नहीं है। एक मुक्तक मेरे ध्यान में आ रहा है कि जहां पर प्यास है दरिया नहीं है। ओह, जहाँ पर प्यास है, जहां पर प्यास है दरिया नहीं है, जरूरत है कहीं सुविधा कहीं है। जहां पर प्यास है दरिया नहीं है, जरूरत है कहीं सुविधा कहीं है। बढ़े है रोज आरक्षण का प्रतिशत, दलित बस्ती जहां पर थी वहीं है। तो ये एक प्रतीक है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को लेके बात करने की कोशिश है। जहां जहां जैसे जैसे चाहिए, जो नियम हम बनाते हैं उस नियम की जरूरत जिसको सबसे ज्यादा है वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। इस बात की पीड़ा है, और ये न केवल एक कविता में बल्कि तमाम कविताओं में ये बात आती है कि हम लोग छटपटाते रहते हैं। तंत्र में होते तो शायद तंत्र के माध्यम से कुछ करते, लेकिन तंत्र में नहीं है तो हम लोग जहाँ हैं कलम के माध्यम से जो कर सकते हैं, बात तो कहनी है, पहुंचे जहाँ तक जैसे पहुंचे, लेकिन कहनी है। क्योंकि अकबर और तुलसीदास समकालीन हो सकते हैं, दुनिया अकबर को भूल सकती है, तुलसीदास को नहीं भूलती। तो ईश्वर की कृपा से एक भूमिका तो स्थायी है कि वो भूमिका तो बन गई, दूसरी भूमिका में ईश्वर जाने क्या लिखा, लेकिन जो मिला है, जो भूमिका मिल गई है, उस भूमिका के साथ न्याय करना है। और उस भूमिका के साथ न्याय करने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा होता उनके पक्ष में खड़ा होना है, बिल्कुल, क्योंकि मजबूत के साथ सभी होते हैं। ये दायित्व बोध तो आपने शुरू से ही रहा है। तो अश्वमेध वाली वो लाइन आए दीदी एक बार? अश्वमेध का मैंने भाव क्या था वो कह दिया, बहुत पहले की कविता है और मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हम लोग तो आपको जब से सुन रहे हैं और विभिन्न मंचों पे भारत के अलग अलग लोग सुन रहे हैं। आज एक मौत, रोज मौत और नए अस्पताल के भाषण, दुर्बल सी मेड़ों को सड़कों के आश्वासन, इधर सभी ठाट बाट चीख चीख कहते हैं, राम राज्य के सपने सपने ही रहते हैं। 100 मौतें भारत रोज मर रहा है, अश्वमेध रोज रोज कौन कर रहा है? क्या बात है। क्योंकि इसमें आती है, मैंने एक बहुत बचपन में एक कविता पढ़ी थी शिशु मंदिर में, जहाँ पे जिसमें कहा जाता है, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया है सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, आ गया स्वातंत्र फिर भी चेतना आने न पाई। तो ये उसी वही भाव, बिल्कुल यही जनवाद है। हाँ। भैया आपकी इसी से मिलती जुलती ना एक कविता मुझे ध्यान है, जिसमें आपने गरीबी पे नाटक बनाने, लगभग इसी तरह का उसका भी स्वर है। जी। वास्तव में बात ये है कि हम लोग हर जगह समाज में मुखौटा लगा के चल रहे हैं। हम परेशान हैं फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक रिसेप्शन पर बैठी लड़की से हम ये अपेक्षा करते हैं वो मुस्कुराती रहे। आए हैं, क्या बात है, कितनी मार्मिक बात है। और वो मुस्कुराती भी है, उसके पीछे कितना दर्द है वो कोई नहीं पूछने जाता। तो उसी भावभूमि पर बस 4 लाइनें हैं कि जी। गरीबी पर नाटक बनाने के लिए, गरीबी पर नाटक बनाने के लिए मिस्टर चटर्जी महंगू की मड़ई, पैबंद लगी कमीज और फटही धोती किराए पर लेने आए। गरीबी पर नाटक बनाने के लिए किराए पर लेने आए मिस्टर चटर्जी महंगू की मड़ई, पैबंद लगी कमीज और फटही धोती किराए पर लेने आए। लेकिन महंगू का सवाल सुनकर उनके माथे पर पसीना आ गया। अच्छा। उनका माथा खन्ना गया। महंगू ने पूछा, बाबूजी। महंगू ने पूछा, बाबूजी, पेट की भूख, बिटिया के ब्याह की चिंता और कम उम्र में ही चेहरे पर आ रही झुर्रियां किससे किराए पर लो? किससे किराए पर लो? क्या कहना है? बहुत कुछ हम बातें कर सकते हैं और हर एक अनुभव अपने आप में एक लंबे अनुभव की श्रृंखला रच देता है दरअसल। तो
बतरस के एक पॉडकास्ट में, एक एपिसोड में सारी बातें तो नहीं समेट सकती, लेकिन जो मंशा थी मेरी, जो मेरा मन था और मेरा सौभाग्य कि मेरे कहने पे, मेरे आग्रह करने पे गोरखपुर से आना यहाँ तक 1 घंटे के इस शूट के लिए, ये बतरस के लोगों के लिए एक वरदान ही है। और मेरे बीच में जो चेतना जी हैं और अभिषेक शुक्ल निश्चल जी हैं, आप अलग अलग मंचों पे अपनी कविताएं तो आप कहते ही हैं। आज हम जिन कविताओं की थोड़ी सी चर्चा कर पाए और थोड़ी सी झलक आपने देखी है, वो सच में थोड़ी सी कविताएं हैं। और मैंने तो उन कविताओं का जिक्र किया है जो आज के 10-15 साल पहले की कविताएं हैं। तब से तो एक विशाल रचनाक्रम है आपका। बतरस के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते थे कि एक कैंपस की रचनाएं, एक कैंपस की प्रतिभाएं, उनका विस्तार इस स्तर तक अगर हो सकता है, हमें देखना सिर्फ इतना है कि जो उनके प्रश्न हैं, जो उनके सवाल हैं, जो उनकी संवेदनाएं हैं, क्या हम तक पहुंच पाती हैं, क्या उनसे हम थोड़े अपने आप को बदल पाते हैं। ये ज़रूरी सवाल स्वाधीनता दिवस पे हमें कम से कम ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बहुत बेहतर राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उसमें हमारी अपनी भूमिका, स्व की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ निश्चल जी आपका, आदरणीय चेतना दी आपका भी। बतरस के महा एपिसोड के पहले भाग में आप आए और मैं तो बिल्कुल गदगद हूँ, सब कुछ भरा भरा सा महसूस कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन का दौर फिर से जीने का मौका मिला इस कार्यक्रम के बहाने से। जी जी तो ये बहुत खास बात है कि एक बार आप पुराने दिनों में, अपने किशोरावस्था में या बहुत जी शुरुआती दिनों में लौटते हैं। हाँ। ये उपलब्धि से कम नहीं है। इस जी, बात के लिए जी, बतरस जी, के प्रति और आपके जी, प्रति आभार। जी। वास्तव में मैं कहूँ कि जैसे ये मुझे लग ही नहीं रहा कि हम लोग पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। वही लग रहा है कि उसे एनसी हॉस्टल के कमरे में चावल दाल और अचार खा के बैठ के फिर एक रजिस्टर लेके कार्यक्रम की तैयारी करना, या संवाद भवन के सामने घास पर बैठ करके तमाम सारी चर्चाएं करना, जहाँ हम 300 रुपए में 3 दिन कार्यक्रम कर जाते थे, सुबह से शाम तक। और डेलीगेसी की में धूल भरे मेज पर, कुर्सी पर बैठ करके वहाँ कार्यक्रम करना, गोष्ठियाँ करना, जिसमें तमाम सारे लोग आए जिनको हम लोगों ने जिया भी है और जीवन में बहुत सारे लोगों को कमाया भी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने इस बतरस के माध्यम से इतना बढ़िया वो 20 साल 24 साल पुराना जो समय लौटाया है, इसकी भरपाई हम किसी रूप में नहीं कर सकते, शब्द से तो कर ही नहीं सकते, किसी रूप में नहीं कर सकते। और आपने वो जीवन जीने का मौका दिया। ये सोफ़ा, इतना सुंदर सोफ़ा और इतना बढ़िया सोफ़ा, ये घास का गलीचा लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है कि आप उसी भावभूमि से सारे प्रश्न और सारी बातें कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। हम सबका साझा सौभाग्य है। आभार।